लेट अस स्टार्ट विद 3 जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग इसमें 2 जनवरी का जो हमारे टॉपिक्स हम लोगों ने कल कवर किए थे एक बार उनका क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने 3 जनवरी के टॉपिक से रिज्यूम। कल जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किए थे 2 जनवरी को, उनका रिवीजन में हमारे जो पहले 1 लाइनर करंट अफेयर्स थे, हम लोगों ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लेकर के बात की थी। तो बेसिकली जो हमारा मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनका काम होता है लेजिस्लेचर का बिल बनाने का, तो कुछ काम अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो काम होता है वो डेलीगेट कर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट वगैरह को, उसी को बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ये 2019 का एक्ट था, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था। तो रिसेंटली जो पार्ट टाइम मेंबर्स थे एनएमसी के, ऑटोनमस बोर्ड एंड सर्च कमेटी के, इनको रिसेंटली सेलेक्ट किया गया था एज पर द प्रोसीजर। इसके 4 सेपरेट ऑटोनमस बोर्ड्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल असेसमेंट और मेडिकल रजिस्ट्रेशन। वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन्स के अंदर ना सिर्फ स्टीम और इवेपोरेटेड वाटर का मिशन होता है। जर्मनी ने अगस्त में पहली कंट्री बन गया था जिन्होंने हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स को लॉन्च किया था। तो इंडिया भी इन पे काम कर रहा है और 2023 में लॉन्च होंगी। गवर्नमेंट में जो हमारे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि ओपन जो सिगरेट्स होती है ना, यानी कि सिगरेट के जो डब्बा होता है उसमें जो स्टिक्स होती है ना, एक एक दो परचेज करते हैं, उसको बैन कर दो। जब वो पूरा पैकेट लेना कंपलसरी हो जाएगा तो महंगी पड़ेगी, तो एक डेटरेंस क्रिएट होगा लोगों का और उससे हेल्थ इंप्रूवमेंट हो सकती है। इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर ने वी शेप रिकवरी की है। वी शेप रिकवरी का मतलब होता है कि एक शार्प डिक्लाइन आया था और फिर सडनली वो ग्रो करना स्टार्ट कर गया। कुछ और भी तरह की रिकवरीज होती हैं, एल शेप, कल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। जस्ट रिवीजन इज यू शेप, डब्ल्यू शेप एंड के शेप तरीके से। देन रिसेंटली तेलंगाना का ही बेसिकली एक सेकंड लार्जेस्ट फेयर है इंडिया का आफ्टर कुंभ मेला। तो समक्का सरलम्मा जतारा, ये जो मदर डॉटर का डुओ था ना, इन्होंने काकत्य डायनेस्टी के रूलर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था अपने लैंड ट्रिब्यूट को लेकर के, जहाँ पर ड्राउट चल रहा था। तो कोया ट्राइब को बिलोंग करते हैं। कोया ट्राइब हमें ईस्टर्न घाट से मिलेगी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एट्सेट्रा में। तमिलनाडु ने एक प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर पर काम करने की बात की थी, जो कि 25 करोड़ का होगा और ये 5 साल के लिए होने वाला है। नीलगिरी ताहर ये होता है, नीलगिरी ताहर ये जनरली हमको वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा, वहाँ पर इसको वराइडू भी बोलते हैं और IUCN में ये एंडेंजर्ड होता है। देन हम लोगों ने कल बात की थी भीमा कोरेगांव वॉर बैटल के बारे में एंड किस तरीके से इन्होंने पेशवा फोर्सेस और ब्रिटिश के बीच हुआ था ये। एंड जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने महार कम्युनिटी को इंसल्ट किया था। महार कम्युनिटी ने फिर ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर इनसे फाइट की थी। तो रिसेंटली इसकी 205th एनिवर्सरी मनाई गई थी। इसमें एक रणस्तंभ है, इसमें हमारे जो अम्बेडकर जी थे, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, उन्होंने विजिट किया था इस साइट को, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। विक्ट्री पिलर है ये। इंडिया ने पाकिस्तान को बोला था कि जो हमारे प्रिजनर्स हैं ना उनको फ्री कर दिया जाए। तो 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और पाकिस्तान ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था कि साल में 1 जनवरी को और 1 जुलाई को जब भी हमारे प्रिजनर्स वगैरह जो होंगे ना इधर उधर के, उनको हम एक्सचेंज कर लेंगे। हम कुछ लोग यहाँ पर इलीगली आ जाते हैं, कुछ डिफेंस पर्सनल्स भी होते हैं, और इन सब का बेसिकली एक्सचेंज किया जाएगा। उनकी बोट्स वगैरह से बाई मिस्टेक चल जाते हैं। इसके अलावा 1988 में दोनों कंट्रीज़ ने एक पैक्ट साइन किया था जहाँ पर दोनों अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लोकेशन बताते हैं, ताकि कल को वॉर वगैरह हो तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय ना किया जाए। और ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो दोनों कंट्रीज़ को नुकसान होगा। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बताए थे न्यूज़पेपर में से, जो आप अपने मेंस के लिए कलेक्ट कर सकते हो। एक तो मिशन परिवर्तन था, ये दिल्ली गवर्नमेंट का और जो अशोक लेलैंड कंपनी है उनका है। इसमें विमेंस को ड्राइवर की सीट पर पोजीशन दी गई है। एंड जो मनरेगा का हम लोग बात कर रहे थे कि एक नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया गया, जिसमें मनरेगा के जो वर्कर्स होते हैं उनकी अटेंडेंस जो होगी वो डिजिटल कर दी जाएगी। तो इसको लेकर के काफ़ी इशू चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बेसिकली 8.3% तक पहुंच गया था। इसमें आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना था कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी इस एम्प्लॉयमेंट को मेजर करता है। फिर हम लोगों ने कल बात की थी इंडिया और ऑस्ट्रिया ने माइग्रेशन मोबिलिटी का एग्रीमेंट साइन किया था। हमारे जो मिनिस्टर थे वो ऑलमोस्ट 27 साल बाद वहाँ पर गए थे। एंड इसके अलावा उनके जो मिनिस्टर थे काउंटर पार्ट पे, उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि वो इंडिया को NSG ग्रुप में भी ऐड कराना चाहते हैं। कैसे इंडिया ने रशिया यूक्रेन में अपना स्टांस मेंटेन किया था कि रशिया जो है उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कोई अटैक ना करे। एंड इसके अलावा जो ईरान वाला जो JCPOA चल रहा था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसमें भी कैसे IAEA के असेसमेंट में इंडिया ने अपना इंटरेस्ट शो किया था। तो इंडिया इनके साथ एक मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे काम कर रहा है, ताकि जो इलीगल माइग्रेंट्स जाते हैं उन लोगों का लीगल सैंक्शनिंग हो सके। देन प्रधानमंत्री ने रिसेंटली 108 इंडियन साइंस कांग्रेस को एड्रेस किया था। तो इसमें विमेन का रोल इंक्रीज करने की बात की गई थी स्टेम के अंदर। इसके अलावा चिल्ड्रन साइंस भी था, फार्मर साइंस भी हुआ था। एंड
ब्लू इकॉनमी को हम लोगों ने बात की थी कि मरीन इकोसिस्टम से जो भी हम इकॉनमिक बेनिफिट लेते हैं उसको बोलते हैं ब्लू इकॉनमी। ब्राज़ील के जो नए प्रेसिडेंट है उनका नाम है लुइस इनाशियो लूला। उसके अलावा कुछ डेटा था, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, 22.5% होता है, 25% होता है, एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स के जो हमारे एक्ट है उसके थ्रू आते हैं, सब कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बताया था कि इनका टारगेट शायद अचीव नहीं हो पाएगा, क्या प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी, बैटरी का इशू होता है, एनवायरनमेंट को बेनिफिट भी देती है ये। फिर एक जो फेम स्कीम है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं एंड उसमें जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक स्टेशन चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात कर रहे थे। इंडिया का कोल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने वाला है और मैंने ये कहा था कि आप लोगों को एग्जांपल याद रखना कि ऑलमोस्ट 1000 लाइव्स का नुकसान हुआ था बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स ड्राइविंग। तो ये हेल्थ वाले टॉपिक में आप काउंट कर सकते हो, अवेयरनेस में काउंट कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज़ हुई थी। देन हम लोगों ने डीप फेक्स के बारे में समझा था। डीप फेक बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका कोई मीडिया का कंटेंट होता है ना उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है और उसमें फिर आपको मैनिपुलेट किया जाता है, यानी कि वो इंडिविजुअल को, इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचा सकता है। एजुकेशन, फिल्म प्रोडक्शन, क्रिमिनल फोरेंसिक्स में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आपकी रेपुटेशन, आपके अगेंस्ट गलत सबूत फैब्रिकेट किए जा सकते हैं और आपका जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट का नुकसान हो सकता है। फिर हम लोगों ने बात की थी कि 96% जो डीप फेक्स होते हैं पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ में होते हैं एंड इसके अलावा विमेन को काफ़ी नुकसान होता है, उनको सेक्सुअली मतलब सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया जाता है। कभी कभी नुकसान ये होता है कि कुछ ओरिजिनल, एक्चुअल में कुछ वीडियोस ओरिजिनल भी होती हैं, ट्रुथ भी हो सकता है उनके पीछे, बट कंसिडरिंग कि वो डीप फेक होंगी, सच्चाई को छुपाया भी जा सकता है। तो इसमें अभी हम लोगों को कुछ मीनिंगफुल रेगुलेशन पे काम करने की ज़रूरत है। लेजिस्लेटिव सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, कैसे हम लोग, किस तरीके से हम लोग डीप फेक्स को हैंडल कर सकते हैं। एंड we'll all have to take the responsibility and we have to think and pause before sharing it on social media. Then we talked about the free food grain scheme work. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद कर दिया गया था। गवर्नमेंट ने कहा है कि 2023 में हम लोग 5 kg फ्री फूड ग्रेन देंगे, जो भी हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो कंज्यूमर्स हैं उनको 81 करोड़ के आसपास इतने लोग होने वाले हैं। तो सेंटर ने कहा था कि जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ तक का कंजम्पशन हो रहा था, बट अब हम लोग जो 1 साल तक देने वाले हैं उसमें 15 से 16 हज़ार तक करोड़ का होगा। तो गवर्नमेंट को बजट का इशू नहीं है। प्रॉब्लम एक्चुअली व्हीट ग्रेन की आ रही थी कि कोविड के टाइम पर ना जो हमारा कंजम्पशन था वो तो उतना ही था, लेकिन प्रोडक्शन कम हो गया था। फिर रशिया यूक्रेन के कारण अब यूक्रेन से बहुत सारा व्हीट एक्सपोर्ट होता है, वो भी एक प्रॉब्लम बन गई थी। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है उसके लिए अपनी प्लानिंग कर रही है एंड इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। फिर हम लोगों ने इसके कुछ क्वेश्चन देखे थे प्रीवियस ईयर के। देन मेंस में भी क्वेश्चन आया था इससे कनेक्टेड। फिर हम लोगों ने कल का एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था, जिसमें पहला क्वेश्चन था 2013 के सेक्शन ए का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज़ एंड एथिक्स, कैसे एथिकल होना, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं रिवाइज़ नहीं करूँगा, ये मैंने आपके सामने सॉल्व करके यहाँ पर लिखा, मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था अच्छे से। आज हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो कल का सारा रिविजन डन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ पेपर। आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें जो मेजर न्यूज़ है हमारे पास वो है सुप्रीम कोर्ट की एक मेजर रूलिंग आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2016 का जो डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस किया गया था ना उसमें कोई फ्लॉ नहीं था। आपके लिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। पहले तो ये जानो, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी आते हैं रात को 8 बजे और न्यूज़ पे आके बोलते हैं कि भैया कल से 500 और 1000 के नोट हो जाएंगे बंद। तो पूरी की पूरी इंडिया की मतलब बुद्धि हिल गई थी, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा कैश था। एम गवर्नमेंट ने बताया था कि बहुत तरीके से, एक तो पुराने नोट्स हो गए, कुछ टाइम के बाद उनको चेंज करना होता है। गवर्नमेंट ने कहा था कि इससे बहुत सारा ब्लैक मनी जो होगा ना वो कर्व कर दिया जाएगा। अब हुआ क्या है कि इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे पिटीशंस फाइल किए गए थे। लोगों ने बोला था कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। कुछ लोगों ने ये कहा था कि गवर्नमेंट ने प्रोसीजर तो फॉलो किया था, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया ना तो पब्लिक को परेशान बहुत किया था। एटीएम्स के आगे बहुत लंबी लंबी लाइनें लग गई थी, एटीएम्स में कैश अवेलेबल नहीं था। बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करा रहे थे उसकी लिमिट थी, उसके साथ आधार कार्ड डिपॉजिट करना था। और कुछ जगह पेट्रोल पम्प्स के ऊपर भी 500 रुपये अलाउ कर दिए थे, हॉस्पिटल्स में अलाउ कर दिए थे। अभी प्रॉब्लम बहुत चल रही थी लोगों को, तो बैक टू बैक पिटीशंस थे, केस चल रहा था काफ़ी लंबे समय से गवर्नमेंट के खिलाफ में। अभी क्या हुआ है, अभी इसका फाइनल वर्डिक्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस का एक बेंच था। 5 में से 4 लोगों ने कहा कि ठीक है ये चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक जज ने कहा कि इसमें प्रॉब्लम थी। अब वो क्या प्रॉब्लम थी हमको उसे समझना है, और फिर आप इसको एग्जाम्पल में कहाँ यूज़ करोगे वो भी जानेंगे। अब जो 5 जजेस थे ना उसमें से एक फीमेल जज है जो राइट नाउ फ्यूचर में हमारी चीफ जस्टिस, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। उनका नाम है जस्टिस बीवी नागरत्ना। इन्होंने अपने आप को डिसेंट किया था। ये जो वर्ड डिसेंट है ना ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर 5 जजेस है ना उसमें से अगर एक उनके अगेंस्ट जाना चाहते हैं ना उसको बोलते हैं डिसेंट करना। बेसिकली ही इज़ नॉट एग्रीइंग विद द एजेंडा, जो कि मेजॉरिटी से डिफर कर रहे हैं वो। अब हुआ क्या है ना कि
BV नागरत्ना ने डिसएग्री किया था। उन्होंने क्या कहा था ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ना हमारा एक सेक्शन 26 का क्लोज 2 है, उसको यूज़ करके गवर्नमेंट ने किया था। उन्होंने कहा था कि एज़ पर दैट थिंग ना गवर्नमेंट को एक डिस्कशन करना चाहिए हमारे सेंट्रल बोर्ड के साथ, ऑलराइट। और सेंट्रल बोर्ड की तरफ से जब रिकमेंडेशन आता है तब गवर्नमेंट इसकी नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। बाकी जो 4 लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को वॉयलेट नहीं किया क्योंकि सेंटर ने इनिशिएटिव लिया था एडवाइस करने का, टू एडवाइज द सेंट्रल बोर्ड कि वो टू कंसिडर करें रिकमेंडिंग द डिमोनेटाइजेशन। फिर आगे जस्टिस BV नागरत्ना जी ने ये भी कहा कि जो बोर्ड का ओपिनियन है ना वो इंडिपेंडेंट और फ्रैंक होना चाहिए, ऑलराइट। एंड अब इतना ही जानना है, आपको ये समझ में आ गया कि 4:1 का वर्डिक्ट से इसको एक्सेप्ट किया गया। अब आप इसको कहाँ पर इस्तेमाल करोगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? अब जहाँ पर भी आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जाएगी ना वहाँ पर मेंशन करना है। और ये सेंट्रल बोर्ड जो होता है ना, एक तो बोर्ड ऑफ ब्यूरो का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है प्रीलिम्स के एग्जाम में, RBI के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, 2021 में भी आया था, 22 में भी कनेक्टेड क्वेश्चंस आए थे, इट कीप्स कमिंग देयर। सो ट्राई टू रिमेंबर देम एंड रिकॉल एवरीथिंग प्रॉपरली। डिमोनेटाइजेशन को अब आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर मल्टीपल जगह यूज़ करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मेजर वर्डिक्ट दिया है 4:1 का। अगर इस पर दोबारा पिटीशन फाइल की भी जाती है ना तभी एक मेजर वर्डिक्ट ही आएगा। आपको ये हमेशा फाइनेंशियल इंक्लूजन में यूज़ करना है कि गवर्नमेंट के द्वारा, अब ये बेसिकली एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह लिया जाएगा। इससे पहले ना डिमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल यूज़ करना एग्जाम में थोड़ा सा डाइसी होता था, क्योंकि केस चल रहा था, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, सिटीजन्स भी खुश नहीं थे। सिटीजन्स इस बात से खुश थे कि गवर्नमेंट ब्लैक मनी को कर्व करना चाहती है, बट द वे इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ना, उस वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के सब नाराज़ थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये चीज़ ही ठीक थी, इसमें कोई फ्लो है ही नहीं, तो इसको खूब आराम से यूज़ करो अपने एग्जाम में एंड इसको डिटेल में पढ़ लेना। अब उससे कितना बेनिफिट हो, इवन अब इसका अमाउंट जो था ना, कितना अमाउंट ब्लैक मनी का गवर्नमेंट ने मेंशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारा डेटा सबमिट किया था कोर्ट के सामने, तो ये मेजर वर्डिक्ट आना बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो अब इसका अमाउंट जो भी था उसको भी नोट डाउन कर लो कहीं सर्च करके कि भाई इतना पैसा ब्लैक मनी का गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिया था, और इस तरीके से सर्कुलेशन होता है। कॉइन्स, ये नोट को कौन प्रिंट करता है, किसका रिकमेंडेशन, एवरीथिंग यू नीड टू स्टडी। अब इसके चांसेस एग्जाम में क्वेश्चन आने के भी चांसेस है प्रीलिम्स में, और मेंस में तो आप ये मल्टीपल जगह यूज़ करोगे। आप अभी नहीं, आने वाले अगले 10 साल तक इसका एग्जाम्पल यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिए। 3 जनवरी 2023 के 1 लाइनर करंट अफेयर्स को पहले कवर कर लेते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। 2022 में इंडिया की जो रैंकिंग थी ना रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, वो थी 77 आउट ऑफ 140। तो रूल ऑफ लॉ का जो इंडेक्स है ना वो 8 फैक्टर्स को मेजर करता है। गवर्नमेंट की पावर्स में कितने कंस्ट्रेंट्स हैं, करप्शन का कितना एब्सेंस है, यानी कि करप्शन कितना कम है, गवर्नमेंट कितनी ओपन है, फंडामेंटल राइट्स का क्या स्टेटस है, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट कंट्री के अंदर कितना मजबूत है, सिविल जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, और क्रिमिनल जस्टिस का भी क्या स्टेटस है। तो जब गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक की जो ईज़ ऑफ डूइंग बैंक रैंकिंग्स में जब इंप्रूवमेंट हुई थी, हालांकि जो ईज़ ऑफ डूइंग है वो वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया है, अब गवर्नमेंट का भी फोकस है कि कैसे हम लोग रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को बेहतर कर सकते हैं। इस इंडेक्स को US का एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है जिसका नाम है जस्टिस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ये रिलीज करता है। देन वी हैव दिस फंड, इस फंड का नाम है IEPF, यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनाया गया था टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड प्रमोट द अवेयरनेस। इसकी फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, यानी कि इसको बेसिक इसकी यूटिलिटी क्या होती है, रिफंड इन रेस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। जब इन्वेस्टर जो होता है उसके कुछ डिविडेंड्स होते हैं, यानी कि जो प्रॉफिट वगैरह आता है उसमें से कितना शेयर उसको मिलना होता है। फिर मैच्योर डिपॉजिट्स होते हैं, मैच्योर डिबेंचर्स होते हैं, एंड कभी कभी उन मेंबर्स के द्वारा, डिबेंचर होल्डर्स वगैरह के द्वारा जो भी लीगल एक्सपेंसेस जो खर्चा किया जाता है उन सब का भी रीइंबर्समेंट इस फंड से किया जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास IEPF की एक अथॉरिटी है, उसमें चेयरपर्सन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एंड बाकी मेंबर्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 7 की। इन्हें गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और जो कैनरा बैंक है, दोनों ने मिलकर के ना HEFA हायर एजुकेशन की फाइनेंसिंग एजेंसी की शुरुआत की थी। तो टारगेट क्या था कि 1 लाख करोड़ के आसपास तक का हम लोगों को पैसा इकट्ठा करना है फॉर दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कैसे? लॉन्ग टर्म लोन्स के थ्रू। तो ये एक NBFC की तरह सेटअप किया गया था, और गवर्नमेंट ने इसका स्कोप को भी एक्सपैंड किया था 2018 में अंडर दिस रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन, राइज करके जो स्कीम थी 2022 तक इसमें एक्सटेंशन दिया गया था। तो जनरली हमारे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मेडिकल इंस्टीट्यूशन वगैरह को, इन सबको इसके अंडर कंसिडर किया जाता है। अब इसमें ज़्यादा कुछ जानने का नहीं है, आपको बेसिकली इतना ही जानना था कि गवर्नमेंट, अगर आपका एजुकेशन का कोई टॉपिक आता है देन यू कैन मेंशन अबाउट दिस थिंग, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी।
प्रज्वला चैलेंज को रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च किया था, ताकि जो रूरल इकोनॉमी होती है ना, उसमें हम लोग किस तरीके से इंडिविजुअल्स, सोशल एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप से, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी से, इन सब से कुछ आइडियाज़ लेके आ सकते हैं और कैसे हम उस रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, कैसे हम लोग नए आइडियाज़ इन्वाइट करेंगे, उनके सॉल्यूशन, उन पर एक्शन कैसे लिया जाएगा। एंड यहाँ पर फोकस किया जाएगा विमेन पर और जो मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं उन पर, कुछ लोकलाइज मॉडल्स, कुछ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस को। इसे लॉन्च किया गया था अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस दीन दयाल अंत्योदय योजना, जिसको हम लोग नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बोलते हैं, इसका एम है कि जो रूरल के पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर किसी तरीके से मोबिलाइज करना और उनको लॉन्ग टर्म का सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम, जो लाइवलीहुड है, उसको वो डाइवर्सिफाई कर सके, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में ऐसा होता है, सोर्स ऑफ इनकम डाइवर्सिफाइड होते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज़ अबाउट द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। यूनियन होम और कॉर्पोरेशन के जो मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली कहा कि जो 2 लाख कोऑपरेटिव कमिटीज़ हैं एट दी पंचायत लेवल, ये सेटअप किए जाएंगे अगले 3 सालों में। इसके अलावा भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं और एक मल्टी लेवल का कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाएगा, एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी भी सेटअप की जाएगी, जो भी मैन पावर होती है उसको ट्रेन करने के लिए। और बेसिकली अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह जो होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए स्टेप लिया गया है इनकी प्रमोशन पे। नमामि गंगे, इसकी शुरुआत की गई थी 2014 के अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली बात की थी कि किस तरीके से नमामि गंगे की जो इनिशिएटिव है उसमें क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो गंगा की जो स्ट्रेंथ है वो है 2525 किलोमीटर की, उसमें से अभी तक 1500 किलोमीटर को रेजुविनेट किया जा चुका है। करते क्या है ना, रिवर के जो फ्रंट का जो एरिया होता है उसको डेवलप करना, वहाँ पर एफोरेस्टेशन देना, वहाँ बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। तो रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई थी एंड उसमें प्रधानमंत्री जी ने मेंशन किया था। देन जो लंपी डिजीज़ है उसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। लंपी डिजीज़ जो LST हम उसको बोल रहे हैं, ये एक वायरल डिजीज़ है। इसमें कैप्रीपॉक्स वायरस है जो कि सिर्फ कैटल को, मवेशियों को ही अफेक्ट करता है, ये इंसानों को अफेक्ट नहीं करता। अगर ये इंसानों को अफेक्ट करता ना तो हम लोग उसको बोलते जूनोटिक डिजीज़। जैसे कि कोविड है, ये जूनोटिक है क्योंकि ये बैट से निकल के आया है, चमगादड़ से। तो ये जेनेटिकली गॉट पॉक्स और शीप पॉक्स की जो वायरस फैमिली उससे बिलोंग करता है। एंड जो ब्लड के ऊपर फीड होने वाले इंसेक्ट्स होते हैं ना, कुछ फ्लाइज, कुछ मक्खियाँ वगैरह होती हैं, उनके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। तो रिसेंटली ICAR, जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उन्होंने एक लंपी प्रो वैक्सीन ID करके वैक्सीन जो है उसको लॉन्च किया था फॉर दिस लंपी स्किन डिजीज़ के लिए। तो हिसार में है, इनका एक जॉइंटली डेवलप किया गया था ICAR के नेशनल रिसर्च सेंटर के द्वारा, हिसार हरियाणा में, प्लस में जो UP में ईटानगर का जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इनके द्वारा। देन वी हैव दिस लास्ट टॉपिक ऑफ वन लाइनर, स्पीयर फिशिंग। अब G20 समिट इंडिया के पास आ चुका है, इंडिया की उसकी प्रेजेंसी देखेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली एक साइबर अलर्ट के बारे में बात की थी कि कैसे स्पीयर फिशिंग टारगेट की जाएगी। स्पीयर फिशिंग में क्या होता है ना, आपको ईमेल वगैरह मिलता है, ईमेल के अंदर कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर ना एक मालवेयर को इंस्टॉल कर देंगे, जिसके कारण आपके सारे पर्सनल डिटेल्स को वो हैक कर लेता है। तो बहुत सारे इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसेस को टारगेट किया जाता है, उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को फिशिंग के तरीके से हैक कर लिया जाता है। तो ये था हमारा सारा का सारा न्यूज़ इन शॉर्ट वाला। देन टुडे इज़ 3 जनवरी, आज है इंटरनेशनल माइंड बॉडी एंड वेलनेस डे। तो इंटरनेशनल माइंड बॉडी एंड वेलनेस डे में बेसिकली आप ये सेलिब्रेट करते हो कि कैसे हेल्दी माइंड और हेल्दी इमोशंस के थ्रू आप हेल्दी बॉडी मेंटेन कर सकते हो। सी यू गाइस हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, कुछ लोग SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ लोग बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ लोग मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे हो, बस टाइम पास कर रहे हो। तो सबको माइंड बॉडी वेलनेस की रिक्वायरमेंट तो होती है, बिकॉज द काइंड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सिलेबस दैट यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड ना, इट इज़ नॉट, मतलब यू हैव नॉट प्रैक्टिस इनफ इन योर लाइफ कि आप इस सबको आसानी से समझ सको। देर आर वेरी फ्यू पीपल जो आते हैं, एक ही बारे में पढ़ते हैं कुछ महीनों के लिए और वो एग्जाम क्लियर करके निकल जाते हैं। तो प्रोबेबली वो 1000 में से कुछ 3 या 4 ही होते हैं, तो वो रेशियो बहुत कम है। यानी कि ये जो एग्ज़ाम है जनरली लोगों को जो एक जनरल नॉर्मल स्टेटस होता है उसके लिए तो नहीं बना हुआ है। यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। द मोमेंट यू स्टार्ट टू एक्सटेंड योर कैपेसिटी ना, आपके माइंड और बॉडी का जो बैलेंस होता है ना बिगड़ने लग जाता है। जस्ट टू रिमाइंड यू, इसको साल की शुरुआत में इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है एंड बस अपना बेस्ट पॉसिबल आपको क्रिएट करना होता है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हज़ारों सालों से सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे माइंड एंड बॉडी वेलनेस के। एंड जया मायरा करके एक TEDx स्पीकर है, उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा एक फॉर्मूला भी दिया था वेल करके। उन्होंने बताया था कि वर्क लाइफ हार्मनी, एक्सपेक्ट इनेबल एक्सीलेंस, लिव योर पर्पस, लव नॉट फियर करके। तो अच्छा, ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ इंपॉर्टेंट है? सी इंडिया के अंदर ना हम लोग जनरली ये आपको जो आपके आयुर्वेदा वाला टॉपिक होगा, राइट,
हेल्थ का कोई टॉपिक होगा, हेल्थ वेलनेस के टॉपिक है हमारे पास। एंड उसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के जो टॉपिक होता है ना, वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस डे का एक इनिशिएटिव की तरह, कैंपेन के तौर पर। अगर हम देखते हैं तो आयुर्वेदा के बारे में जब बात करते हैं तो अराउंड 1500 BC से इसके कुछ हम लोगों को फैक्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हीलिंग साइंस है और ये एंशियंट वैदिक कल्चर से निकल के आता है। फिर 3000 से 2000 BC के आसपास हम लोगों ने ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के बारे में पता चला था। उसमें एक्यूपंक्चर है, हर्बल मेडिसिन है, कपिंग होता है, आप लोगों ने देखा होगा, मसाज करना, और ताई ची की एक्सरसाइज वगैरह भी होती हैं। होम्योपैथी बहुत लेट आया था एंड डॉक्टर सैमुअल हैनमैन इस चीज़ को उन्होंने अल्टरनेट मेडिसिन के ऊपर बात की थी। बेसिकली द लाइक क्योर्स लाइक, तो नेचुरल सब्सटेंस के कुछ स्मॉल डोजेस वगैरह हो सकते हैं एंड दैट जो जिसके कारण सिम्टम्स होते हैं ना, उन्हीं के थ्रू हम लोग उन सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था होम्योथेरेपी। तो बेसिकली जो होमोजेनस होता है ना, सेम वाला, उस तरीके से उसके ऊपर बनाया गया था। फिर ऑस्टियोपैथी भी है, हाइड्रोपैथी करके भी कुछ होता है, एंड अभी 1950s में फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करके भी आ गया था। तो बॉडी एंड माइंड के वेलनेस के लिए बहुत सारे टाइम से कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें चलती आ रही हैं। दिस वॉज जस्ट अ रिमाइंडर, यू गाइज हैव बीन प्रिपेयरिंग एक्सट्रीमली, मतलब एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो डू मेक श्योर कि ये रहे, क्योंकि ऐसा ही होता है। अगर आप लोग खुद नोटिस करके देखोगे ना, आप में से कोई अगर 2 से 3 साल से प्रिपेयर कर रहा होगा, आपको अब तक आइडिया लग गया होगा कि यार सिलेबस तो ज़्यादा नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि समझ में नहीं आता, पढ़ लेते समझ में भी आ जाते हैं सारे टॉपिक्स। इट्स ऑल अबाउट कि मेरा जो माइंड है वो सेंटर में नहीं रहता है। आप लोगों को एहसास हो गया होगा, जितने भी लोगों को सिलेक्शन हुआ है उसमें से सब ने अक्सर ये बात कही थी कि ये सिर्फ माइंड का गेम है, क्योंकि उनको पता चल गया था, उन्होंने भी तैयारी की, 2-3 साल उनके भी हो गए, तब मोमेंट उनको समझ में आया माइंड का गेम, उन्होंने माइंड पे काम करना शुरू किया, उनका हो गया। और फिर आकर वो एक्जैक्टली सेम बात बोलते हैं कि माइंड का गेम ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द कंटेंट। जिसका माइंड अपना पकड़ में आ गया ना, उसके लिए एग्जाम क्लियर करना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिर अब एक न्यूज़ है हमारे पास कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब का कमीशन है, होल्ड इट्स ग्राउंड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू रूल्स ऑन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इस न्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान में पढ़ना, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आए हैं बैक टू बैक। तो शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात की जा रही है। तो रिसेंटली हुआ क्या ना कि गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, एंड जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, इन दोनों की बात की जा रही है। तो रिसेंटली इनके बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। किस चीज़ को लेकर चल रहा था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रूल्स आए थे 2022 के, उसको लेकर के चल रहा था। अब हुआ क्या था ना, एक पैनल पॉइंट किया गया था, उन्होंने कहा था कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन 2022 के रूल थे ना, उन्होंने ना एक क्लोज बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक पहले क्लोज हुआ करता था जिसमें आपको ग्राम सभा से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा स्टेज 1 के क्लियरेंस का और स्टेज 2 के क्लियरेंस का। अब इस चीज़ में इन्होंने क्या किया, अभी नए रूल्स के अंदर ना ये क्लियरेंस वाली जो चीज़ थी ना, इसको हटा दिया है। अब उसको हटाने से इम्पैक्ट किस बात पे पड़ता है? जो फॉरेस्ट राइट्स के एक्ट थे ना हमारे, जो 2006 का हमारा एक्ट था, उसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स को क्या कुछ राइट मिलते थे, ग्राम सभा के पास होती थी पावर कि यहाँ पर लैंड वगैरह देना अलाउ है या नहीं है किसी भी पर्पज़ के लिए। वो ग्राम सभा से एक तरीके से पावर ले ली गई है कि स्टेज 1 और 2 का क्लियरेंस की ज़रूरत ही नहीं है अब आपको। इस चीज़ को लेकर के नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ने कहा कि देखो हमारी जिम्मेदारी है, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कि उनके राइट्स जो उनको, यू कैन नॉट जस्ट डू अवे विद द राइट्स। तो यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें। आप में इसमें एग्जाम्पल मैंने जो ये हाईलाइट किया ना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए याद रखना, क्योंकि जनरली एनवायरनमेंट का जो टॉपिक होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, इंडियंस, ये जो टॉपिक है ना आपके GS1 में भी काउंट होता है इंडियन सोसाइटी में, एंड उसके अलावा GS3 में थोड़ा एनवायरनमेंट सेक्शन को लेकर के काउंट होगा, बट इट्स मोर अबाउट द इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो डेटा है ना, इसको लिख लो, ये आपको बहुत रेयरली मिलेगा। तो उन्होंने कहा था कि 2009 से, और कमीशन ने पॉइंट आउट किया था 2009 से लेकर 2018 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 10 सालों के अंदर 128 एप्लीकेशन आई थी फॉरेस्ट के डाइवर्जन के लिए। उसमें माइनिंग की बात की गई थी। 74 को क्लियर कर दिया गया था स्टेज 2 पर, 46 को क्लियर किया गया था स्टेज 1 पर, एंड नन ऑफ द रिजेक्शंस वर बेस्ड ऑन द FRA नॉन कंप्लायंस। तो ये बहुत ज़रूरी डेटा है, ये लेटेस्ट डेटा भी है और ये कमीशन की तरफ से दिया गया है। जनरली ऐसे डेटा के लिए आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट कवर करनी पड़ती है ना। इफ़ यू नोट डाउन दिस डेटा ना, यू विल हैव एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएबल इनपुट आपकी मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि ऐसा डेटा मुश्किल मिलता है। सो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो और ये समझ जाओ, फॉरेस्ट राइट्स के एक्ट आए थे 2022 के, उसमें कुछ कमीशन स्टेज 1 और 2 को टेक अवे करने की बात की गई थी। इसी के बीच में कमीशन और गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। गवर्नमेंट बोल रही कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चल जाता है,
यू डायरेक्टली मिनिस्ट्री और वो स्टेट गवर्नमेंट भी इसके अप्रूवल पे काम कर सकती है, बट कमीशन बोल रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते ना, यू आर टेकिंग अवे देयर राइट्स, दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी डन। सो इस तरीके से आप इस टॉपिक को याद रख सकते हो। अब जरा हम लोग कुछ 2-3 टॉपिक्स जो आपको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो हेडलाइन वाले, उनके ऊपर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज़पेपर में से कौन से टॉपिक्स हैं जिनके एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर पाओगे। एक तो ये वाला टॉपिक है, टेम्पल इन द तमिलनाडु विलेज ओपन्स इट्स डोर फॉर दलित्स। अगेन GS1 में आपका सोसाइटी का सेक्शन है, अगर आपका किसी का सोशियोलॉजी का पेपर होगा तो ऑप्शनल उसको भी एग्जाम्पल यहाँ से मिल सकता है। तो हुआ ये है कि तमिलनाडु के अंदर एक टेम्पल है, उस टेम्पल में 200 साल के बाद दलित्स वगैरह की एंट्री अलाउ की गई है, और इस पर हम लोग आज एक एडिटोरियल भी कवर करने वाले हैं, ये टेम्पल एंट्री पर, तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको वहाँ से मिल जाएगी। बट यू नीड टू यूज़ दिस एग्जाम्पल मेंस में कि गवर्नमेंट ने जब स्टेप्स वगैरह लेती तो आप लिख सकते हो कि रिसेंटली टेम्पल एंट्री फॉर द दलित्स वर अलाउड इन तमिलनाडु इन दिस टेम्पल फॉर द फर्स्ट टाइम। इतनी सी लाइन लिखना ना एक एविडेंस क्रिएट कर देगा आपके आंसर राइटिंग के अंदर। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैंने आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो इन्हीं चीज़ों से आपके आंसर राइटिंग जो होती है वो रिच होती है, उसमें वैल्यू एडिशन होता है। देन मूविंग फॉरवर्ड, हाँ ये देखो ये बहुत ज़रूरी है, मुझे आपको इसमें वो भी दिखाना पड़ेगा कंटेंट। हाँ ये देखो, सो कहा यह जा रहा है, यूज़ द जेंडर न्यूट्रल वर्ड टू रेफर द एक्स सर्विसमैन सीज द कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जो एक्स सर्विसमैन होते हैं ना, जिनका रिटायरमेंट वगैरह हो जाता है, उनके लिए आप एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड यूज़ करो, उनको बार बार ही मत मेंशन किया करो। ही करने से ना उसका वो जो मैस्कुलिन कल्चर हो जाता है ना, एज ओल्ड काफ़ी पुराना, वो अभी तक प्रेवलेंट रहेगा, तो उसको यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करो। ये मैंने क्यों हाईलाइट किया ना, क्योंकि ये चीज़ ना अभी रिसेंटली में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो एक ड्राफ्ट निकाला था ना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का, ये आपको PDF में मिल जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसमें भी अबाउट ड्राफ्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के लेजिस्लेटिव हिस्ट्री के अंदर हर और शी का इस्तेमाल किया गया था टू द इंडिविजुअल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बाय द गवर्नमेंट फॉर द जेंडर, ये राइट टू इक्वालिटी का जो टॉपिक है ना हमारा, इसमें उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी को आप होल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह के स्टेप्स लेना। सो प्लीज़ नोट डाउन दीज एग्जाम्पल्स, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसी से आपके आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन हो जाएगा। देन हम लोग एडिटोरियल कवर करेंगे, पहले एग्जाम्पल वाला सेक्शन देख लेते हैं, इन पर भी आएंगे हम लोग। देयर वॉज वन मोर एग्जाम्पल, अच्छा रुको ये भी तो है ना, हाँ ये कुछ डेटा है जो इसमें कुछ नोट डाउन करने का तो आज है नहीं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो था दिसंबर में सर्च करके था, वो हाईएस्ट था हरियाणा में, तो इंडिया के अंदर 8.3% था, ये हम लोगों ने कल देख लिया था। हाईएस्ट यहाँ पर पता चला था कि वो हरियाणा में देखने को मिला था 37.4% का। तो ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू हरियाणा नीड टू रिमेंबर दिस थिंग फॉर द स्टेट पीसीएस एग्जाम ऑल्सो एंड इन जनरल ऑल्सो, कि इंडिया के अंदर हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में नोट किया गया था रिसेंटली। फिर कैश सर्कुलेशन स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग 6 years आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन, तो 83% के आसपास तक का राइज हुआ है इन द सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, क्योंकि 6 साल हो चुके हैं हम लोगों ने। तो 86% जो कैश था सर्कुलेशन में डिमोनेटाइजेशन के थ्रू उसको बैन कर दिया गया था, ये ऑफिशियल डेटा था। जो वैल्यू ऑफ करेंसी है इन द सर्कुलेशन वो है 32 लाख करोड़ एज ऑफ 23 दिसंबर, कंपेयर टू 17 लाख करोड़ था उस टाइम पर जब नोट्स को बैन किया गया था। तो आप देख रहे हो एक डेटा आपको यहाँ से भी मिल गया। अब जब आपको डिमोनेटाइजेशन का अगर टॉपिक आता है ना, उसमें आपको ये बताना होगा कि इट वाज टू मतलब डिजिटल कैशलेस इकॉनमी जब क्रिएट करने का टॉपिक आता है ना, वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर तो 17 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट कैश में था, बट आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन 6 years आफ्टर दैट जो कैश था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया था। तो 17 2 34 होता है ना, तो ये देखो 32 लाख हो चुका, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। देन वी हैव दिस अनदर डेटा, कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया राइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी। तो रिसेंटली इंडिया का जो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट था उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला था। अब चलो ठीक है, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम देंगे कभी। इंडिया जो है एशिया का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, 4 लाख टन के आसपास हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉफ़ी बोर्ड। अभी कॉफ़ी बोर्ड के बारे में जितना डिटेल में पढ़ सको पढ़ लेना, क्योंकि 2022 में क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में टी बोर्ड को लेकर के, और ये क्वेश्चन टी बोर्ड का भी रिपीट हुआ था, पहले आ चुका था। तो एक्सपोर्ट हमारे ऑलमोस्ट 3.93 लाख टन थे लास्ट ईयर 2020, लास्ट टू लास्ट ईयर, अब तो 2023 आ चुका है। अब कोल सप्लाई को लेकर के हम लोगों ने कल भी बात किया था एक टॉपिक कि 2023 में कोल सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा था कि पावर जनरेशन सेक्टर में जो कोल सप्लाई होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी रहेगा। देन वी हैव दिस, ये तो कर लिया हम लोगों ने। एक और था,
ओके, IMD की जो MD हैं जॉर्जिया, उन्होंने वार्न किया कि जो ग्लोबल इकॉनमी होगी ना, इट विल फेस टफर ईयर इन 2023। तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड की 3 मेन इकॉनमीज़ हैं, US, चाइना और यूरोपियन यूनियन, ये स्लो डाउन हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो उन्होंने ये भी कहा था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है अपनी इकॉनमी को ओपन करेगी, क्योंकि इसके कारण ग्लोबल ग्रोथ जो होगी उस पर काफ़ी इम्पैक्ट जाएगा। अब चाइना की इकॉनमी अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं है बिकॉज ऑफ द कोविड। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि 2023 के अंदर ग्लोबल इकॉनमी के अंदर जो 3 मेजर इकॉनमी का नाम लिया गया है, ये स्लो डाउन होने वाली। जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। उसके बाद पूरे साल में आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, इकॉनमी के, फाइनेंशियल ग्रोथ के, है ना, इन्वेस्टमेंट्स आ रही है नहीं आ रही, कल को आपको कोई इन्वेस्टमेंट का कोई क्वेश्चन आता है ना प्रीलिम्स के अंदर भी, तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट कि हाँ यार, IMF ने कुछ तो बोला था, उनके MD ने, कि इकॉनमिक ग्रोथ जो है ना कम होने वाली, US में कम हो रहा है, यूरोपियन यूनियन में कम हो रहा है, चाइना में कम हो रहा है, तो उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जस्ट रिमेंबर इन दिस स्मॉल फैक्ट्स ना, आपको एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बॉन्ड्स के, इन्वेस्टमेंट के, एक्सचेंज रेट के, उनके आंसर निकालना बड़ा ईजी हो जाता है। तो बस शॉर्ट न्यूज़ में मतलब जो हाईलाइटेड न्यूज़ थी वो यही थी। अब हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं, फिर हम लोग अपने एथिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। Now we have this editorial, the case against the state control of Hindu temples। तो GS2 में आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में ये टॉपिक आता है हमारा, एंड स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है उसमें भी टॉपिक फॉल करता है। समझने की कोशिश करेंगे। इस एडिटोरियल को अक्षय नागराजन ने मेंशन किया है, ही इज़ एन एडवोकेट एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि हमेशा से ना एक परसिस्टेंट तरीके से डिमांड रही थी कम्युनिटीज़ की कि कैसे जो स्टेट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं ना टेम्पल्स, उनको डीरेगुलेट किया जाए। अब जो कम्युनिटीज़ हैं वो हमेशा से पूछती हैं कि उनका राइट टू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए टेम्पल्स के मैनेजमेंट में। अब क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट अगर अपना कंट्रोल रिलीज़ कर देती है ना ओवर द मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स, तो ये टेम्पल्स किसको एंट्रस्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स इज ऑफ्टन जस्टिफाइड द वे ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस। तो उन्होंने एक बात मेंशन की थी कि रेगुलेट करना सेक्युलर एक्टिविटीज़ को एसोसिएटेड है हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ, और इसको हम लोग आर्टिकल 25 का जो हमारा क्लॉज 2 का सब क्लॉज A है ना, उसमें इसको मेंशन करते हैं। क्या है ये हमारा आर्टिकल 25 क्लोज 2 सब क्लोज A? इसमें उन्होंने कहा था कि जो स्टेट होता है ना, स्टेट को एम्पावर किया गया था टू रेगुलेट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड अदर सेक्युलर एक्टिविटीज विच मे बी एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। तो टेम्पल कंट्रोल एंट्री का जो अभी इन्होंने पहले बता दिया, उन्होंने कहा कि टेम्पल कंट्रोल लेजिस्लेशन इज परपेटली जस्टिफाइड बाय दिस आर्टिकल। तो दोनों साइड देखने की कोशिश करेंगे क्या इफेक्ट होता है जब टेम्पल का कंट्रोल लेजिस्लेशन के पास होता है, इन सब का, टेम्पल मैनेजमेंट एंड सेक्युलरिज्म का, टेम्पल कंट्रोल और टेम्पल एंट्री। तो इन्होंने पहले ही बात बोल दी है कि देखो भाई साहब कि जो इशू होता है ना कि आप एक सेक्युलर एस्पेक्ट मेंशन करोगे रिलीजियस प्रैक्टिस का, वो उसमें वर्शिप से अलग है, यानी कि वो कहना चाह रहे दोनों के सेपरेट लॉज हैं। टेम्पल कंट्रोल और टेम्पल एंट्री दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर आप उनको सेम लेकर के नहीं चल सकते। क्योंकि जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था 1947 के टाइम पे, अब 1940s की बात कर लेते हैं, तो उस टाइम पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था ना, तो उनको दे वर वेरी अवेयर टेम्पल एंट्री मूवमेंट को लेकर के, है ना। तो उन्होंने सेपरेट पावर दी थी हमारे को आर्टिकल 25 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज B में। क्या है ये क्लॉज 2 का सब क्लॉज B? उसमें एम्पावर किया गया था स्टेट को कि वो प्रोहिबिट करेगा एक्सक्लूजन ऑफ क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू सोसाइटी टू एंटर इनटू हिंदू टेम्पल्स ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर, एंड कुछ लॉ बनाएगा फॉर द सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। हालांकि ये सारे के सारे जो सेफगार्ड्स होते हैं इनका मिसयूज भी किया जा रहा होता है, बट आई एम जस्ट डिक्टेटिंग द आर्टिकल 25 का क्लोज 2 सब क्लोज B और 25 का क्लोज 2 सब क्लोज A। तो प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म द थ्रोइंग ओपन इन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू ऑल द क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। तो उन्होंने बस यही कहा यहाँ पर कि देखो टेम्पल में एंट्री एक अलग चीज़ है और टेम्पल में वर्शिप को रेगुलेट करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक शिरूर मठ जजमेंट है यहाँ पर 1954 का सुप्रीम कोर्ट का, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जानना। क्या हुआ था ना, शिरूर मठ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बहुत मेजर पोर्शन था हमारा एक 1951 का एक्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1951 का है। तो उन्होंने इसका मेजर प्रोविजन को स्टक डाउन किया था। कोर्ट ने कहा था कि जो प्रोविजन है काफ़ी डिजास्टर्स इन्वेजन करता है आपकी रिलीजियस लिबर्टी को लेकर के। उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आई थी, मतलब कि मद्रास का जो HR&C, याद रखना, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1951 का, तो उसको लेकर भी कोर्ट ने कहा था कि एक्सट्रीमली ड्रास्टिक है ये कैरेक्टर के अंदर, एंड मल्टीपल टाइम्स इसको उन्होंने नैरेट किया था।
तो सोच के देखो कि उन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि एक्ट में कितने सारे ड्रास्टिक प्रोविजंस हो सकते हैं कि एडवोकेट जनरल को कंसीड करना पड़ा था केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। मल्टीपल केसेस आते हैं। उसके बाद ओडिशा हिंदू रिलीजियस एंडाउनमेंट एक्ट भी आता है, उसमें भी कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन की थी। अब हम लोग ये तो समझ गए कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें एक्ट्स में बताई थी कि कुछ चीज़ें गलत हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर क्या इफेक्ट होता है टेम्पल कंट्रोल के लेजिस्लेशन का। अगर ऐसा कोई कानून आप बनाते हो कि सरकार जो है, देश का सरकार उन टेम्पल्स के अंदर कंट्रोल मेंटेन करेगी। पहली बात तो सिंपली पुट, इट इज़ द गाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द हिंदू रिलीजियस एंडाउनमेंट्स, स्टेट इज ट्रीचिंग अपॉन द रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स एक पर्सनल चीज़ें होती हैं, वहाँ पर स्टेट डिफाइन कर रहा है। तो टेम्पल्स के अंदर वो पूजा कौन कंडक्ट करेगा, कौन उसमें पुजारी बनेगा, कितने लोगों की एंट्री हो पाएगी एक टाइम पर, कब उसे ओपन करना है, कब क्लोज करना है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ सब स्टेट ऑफिशियल्स के हाथ चला जाता है। तो एज पर द HRNC पॉलिसी का नोट, विच इज़ हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट्स की पॉलिसी का नोट, हिंदू टेम्पल्स ना ऑलमोस्ट 4,78,545 एकड़ का प्राइम एग्रीकल्चर लैंड ऑक्यूपाई करते हैं। 22,000 बिल्डिंग्स हैं, 33,000 के आसपास साइट्स है, जिसमें 29 करोड़ स्क्वायर फीट का एरिया है। अब इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है ना, ये ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ की है। लेकिन जो इनकम रियलाइज़ की गई थी बाय द तमिलनाडु HRC डिपार्टमेंट, वो थी मीगर 120 करोड़ की। सोच के देखो, 10 लाख करोड़ और 120 करोड़, तो कितना ज़्यादा गैप है ना। तो ये लेस है, मतलब जितना एडमिनिस्ट्रेटिव फीस कलेक्ट की जाती है ना, उससे भी कम होता है। उन्होंने कहा था कि करप्शन बहुत सारा है इसके अंदर। जब मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया, एक चीज़ जो आपको नोट डाउन करनी होगी, जब भी आप ऐसा कोई टॉपिक आएगा ना रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर के, अब ये आपके GS1 में भी आ सकता है, GS2 में भी आ सकता है, ये आपके SC में भी कुछ ना कुछ टॉपिक आ सकता है, वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो ट्राई टू रिमेंबर, ये मेंशन करो कि रिसेंटली 2021 में मद्रास के हाई कोर्ट ने 2021 में एक जजमेंट दिया था। वहाँ उन्होंने 75 डायरेक्शंस दिए थे, जिसमें हमारे हेरिटेज के कंजर्वेशन की बात की जाएगी। देखो, उन्होंने हेरिटेज को कंजर्वेशन की बात की थी। अब आपका कोई हेरिटेज कंजर्वेशन का टॉपिक होगा, वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एग्जाम्पल में। और उन्होंने 75 डायरेक्शन दी थी। सोचो कितने सारे डायरेक्शन होंगे, आप कितने सारे एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हो, है ना। जैसे कि जो ड्यू इनकम क्या होती है टेम्पल की प्रॉपर्टीज़ की, ऑडिटिंग करना, है ना, सेफ्टी ऑफ विग्राम्स, अपॉइंटमेंट करना ट्रस्टीज़ का, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर स्पीडी डिस्प्यूट। ठीक है, अब जहाँ भी ये टॉपिक होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको ग्रीन कलर में हाईलाइट किया था। फिर मीनवाइल द स्टेट इज साइलेंसिंग द टेम्पल एक्टिविस्ट ऑल्सो। पता चला कि बहुत सारे टेम्पल के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कहा था कि इनको टेम्पल्स को फ्री कर किया जाए। तो एक पर्सन है इसमें काफ़ी पॉपुलर, TR रमेश करके, उन्होंने काफ़ी सारा गवर्नमेंट के खिलाफ डेटा प्रेजेंट किया था तमिलनाडु के अंदर। एंड बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो तमिलनाडु गवर्नमेंट में खास करके इस तरह की कंप्लेन आती होती है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है टेम्पल्स के ऊपर, वो उसका मिसयूज़ बहुत कर रहे हैं। तो लगातार इनके ऊपर चलता रहता है। अभी देखा जाए तो 1.5 मिलियन 15 लाख के आसपास ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं जो पेंडिंग है 1986 से। तो जब से 42nd अमेंडमेंट आया था, हमारा सेक्युलरिज्म का जो वर्ड ऐड किया गया था हमारे प्रेमबल के अंदर, तब से उसका बहुत साफ मतलब था। इस सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होगा कि आप रिलीजन को मिक्स कर सकते हो। तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का, स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, बाकी जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं वो सब के सब अपने फॉलो कर सकते हैं, उनको वो आराम से रेगुलेट करें, प्रोपेगेट भी करें। तो आपकी कोई भी सेक्युलरिज्म को आप सब्सक्राइब करते हो, नथिंग जस्टिफाइज कि स्टेट ऑफिशियल कैसे डिक्टेट करेगा रिलीजियस फंक्शनिंग को, कैसे वर्शिप की जाएगी। जाहिर सी बात है ना, आप किसी मंदिर में जाते हो, आप किसी मस्जिद में जाओगे, आप किसी चर्च में जाते हो, आप वर्शिप कैसे करना चाहते हो ये कुछ स्टेट ऑफिशियल थोड़ी डिसाइड करेगा। तो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। इट इज़ यू हु विल डिसाइड। आपको खड़े होकर पूजा करनी है, आपको बैठ के करनी है, आपको लेट के करनी है, आपका मन में आप क्या भाव रखते हो, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल थोड़ी डिक्टेट कर सकता है। तो अभी बात यही की जा रही है कि ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिमांड हमेशा से उठती आई है। तो डिमांड में उठने के बाद गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि सी वी आर ओके टू मेक श्योर दैट द कम्युनिटी पार्टिसिपेट्स। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इज़ ओके, बट आप ये कहो कि एक पार्टी से कंट्रोल हटा करके दूसरी पार्टी को कंट्रोल दे दिया जाए, दैट डजंट मेक सेंस। प्रॉब्लम ही चल रही है कि कंट्रोल दिया गया है किसी को, तो उन्होंने उसका मिसयूज़ किया है। तो हम लोग दूसरा कंट्रोल किसी और को दे दें और फिर ये एक्सपेक्ट करें या वो बेहतर रहेगा, तो मुश्किल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्पज़ इज़ टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी। ये था हमारा थोड़ा सा टेम्पल्स के बारे में आपको बता दिया। शिरूर मुट्टूर केस याद रखना है आपको यहाँ पर। एंड मद्रास का जो 2021 का जजमेंट था, 75 इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने इसलिए ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है। PDF में से इसको कॉपी कर लेना, फिर स्क्रीनशॉट लेना, जैसे आपकी इच्छा, आपको सही लगे। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। एक एडिटोरियल है, हैज़ इंडिया टाइड ओवर द प्रॉब्लम ऑफ बैड लोन्स। तो क्या स्टेटस है हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, कैसे RBI इसको डिस्क्राइब करता है, और क्या गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी बनाई है, RBI की नॉर्म्स कैसे हेल्प करते हैं। इसमें आप लोगों को पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि बैड लोन होता क्या है,
और आसान भाषा में समझो ना, तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ देन, मतलब जनरली लोगों को पता होगा इस बारे में, लेकिन मोस्टली यहाँ पर नए हो सकते हैं। तो कोई भी कंपनी की बात करते हैं अक्सर, कोई ये हमारा बैंक है, यहाँ से एक कंपनी इससे लोन लेती है। कंपनी इसको बोलती है कि हमें 1000 करोड़ रुपए दे दीजिए आप, एंड हमको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं। अब बैंक को लगता है कि भाई 1000 करोड़ रुपए दूंगा, और अगर मैं 10% के हिसाब से देता हूँ तो मेरा तो अच्छा खासा बन गया, मैं तो खूब पैसा कमा लूँगा इसमें। तो बैंक इसको लोन दे देता है। अब ये कंपनी प्रोबेबली इसका जो इंटरेस्ट होता है, जो टाइम पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए लिया होता है, अगर ये टाइम पे रीपे नहीं कर पाती है अपना अमाउंट, प्रिंसिपल और जो रेट, जो इंटरेस्ट होता है, तो ये एक तरीके से बैड लोन हो जाता है। यानी कि अभी बैंक को ये पैसे जो थे डूब सकते हैं, क्योंकि बैंक जनरली, अब कंपनी का पैसा डूब जाएगा तो बैंक के पास कुछ तरीके होने चाहिए ना उसको निकालने के, कि उसकी प्रॉपर्टी वगैरह कोलेटरल जो होता है उसको बेच करके पैसा निकाल दे। पर इसने लिए तो थे 1000 करोड़ के, लेकिन इसकी खुद की प्रॉपर्टी 300 करोड़ की है, तो बचे 700 करोड़। अगर मतलब 300 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच भी देंगे तो 700 करोड़ कहाँ से आएंगे? इसीलिए बैड लोन्स हो जाते हैं। ये मैंने बहुत ही बच्चों वाली तरीके से आपको बताया है, एक्चुअल में तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और भी, बट आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। रिसेंटली क्या हुआ था, दिसंबर 2022 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया था, राज्यसभा में उनसे क्वेश्चन रेज किया गया था। तो उन्होंने कहा था कि जो बैंक्स है ना, दे हैड रिटर्न ऑफ द बैड लोन्स वर्थ ₹10,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स। अब ये बैड लोन्स क्या होते हैं और उनको राइट ऑफ करने का क्या मतलब होता है? राइट ऑफ करने का मतलब ये था कि अब ये जो अमाउंट है ना, ये वापस नहीं आएगा उनका, पिछले 5 सालों तक इतना पैसा दिया गया था। तो एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL के बारे में बात की गई थी, जो हमारा बजट 2021-22 था। क्यों? उन्होंने कहा था कि NARCL में कंपनी बनाएंगे। ये कंपनी क्या करेगी, बैंक्स के पास जाएगी, बैंक के सारे डॉक्यूमेंट लेगी और उनसे पूछेगी कि आपके कितने बैड लोन्स हैं, कितना पैसा आपने दिया हुआ है जो नहीं रिकवर हो पा रहा। इनका टारगेट था कि फेज मैनर के अंदर हम लोग एटलीस्ट 2 लाख करोड़ तक तो रिकवर करना चाहेंगे। यहाँ पर बात की जा रही 5 सालों में 10 लाख करोड़ के आसपास तक का पैसा चला गया है। इन्होंने कहा था कि हम लोग NARCL की हेल्प से 2 लाख करोड़ रिकवर करेंगे। तो बैड लोन वही होता है जो कि सर्टेन पीरियड के बाद उसका पैसा वापस आना बंद हो जाता है। तो जनरली जब आप लोन लेते हो तो आप जैसे कभी कार वगैरह के ऊपर जनरली लोन लेते हैं लोग, होम लोन बहुत लेते हैं, एजुकेशन लोन बहुत लोग लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई 10 लाख की कार ली होती है और आप बोलते हो कि यार 4 लाख रुपए तो हम लोग कैश दे देते हैं, 6 लाख का हम लोग लोन ले लेते हैं। अब इस 6 लाख के ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, प्रोबेबली 8% के आसपास लगता होगा, कुछ 8-10%, मुझे आइडिया नहीं है, आई एम जस्ट गेसिंग इट। तो अब आप देख लो कि 6 लाख के ऊपर अगर 8% का हिसाब लेगा, फिर आप कितने साल तक देते हो, 5 साल के दोगे, 4 साल के दोगे, तो हर महीने आपको कुछ 10 से 15 हज़ार के आसपास तक की एक EMI देनी पड़ती है एवरी मंथ, पर मंथ के हिसाब से। तब जा करके आपका 6 लाख का पूरा लोन जो होता है रिकवर हो पाता है। बट देर आर टाइम्स व्हेन यू कैनॉट गिव इट बैक। तो 2009 में RBI कुछ नॉर्म्स लेके आया था, जिससे उन्होंने कहा था कि जो लोन हमारा वापस नहीं आ पा रहा है ना, उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नाम दे देंगे। उसकी कुछ कैटेगरीज बना, हालांकि पहले था कीवर्ड उस टाइम पे नहीं आया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो उसको पहले से बोलते हैं। उन्होंने कहा था इस कैटेगरीज बना देते हैं, कुछ डाउटफुल होते हैं, कुछ होते कंसिडरेबल होते हैं। एंड तो RBI के जो मास्टर सर्कुलर आया था 2009 के अंदर, उन्होंने इस जनरल के बारे में बात की थी कि NPA को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि एसेट को हम लोग डाउटफुल रखेंगे एक सर्टेन पीरियड के लिए, एंड उस पीरियड में उसके कुछ पार्ट्स वगैरह, कुछ एसेट वगैरह हो सकता है वो मतलब रिकवर हो जाए। एंड इंटरेस्टिंगली अगर जो एसेट स्टैंडर्ड होता है ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बैंक्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कुछ प्रोविजंस के थ्रू इसका रिस्क एलिमेंट होगा। अब उन्होंने एक चीज़ बताई थी यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि जो होम लोन्स होते हैं ना, जिसमें टीजर रेट होता है, उनका ग्रेटर रिस्क, उनका रिस्क ज़्यादा होता है देन दोज दैट आरंट। अभी टीजर लोन्स क्या होते हैं? क्या होता है ना कि मान लो कि आप एक होम लोन लेते हो, है ना, 30 साल के लिए, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 8% का। बैंक आपको बोलता है कि हम आपको टीजर लोन देंगे, यानी कि आपको सिर्फ पहले 3 साल के अंदर ना 6% इंटरेस्ट देना होगा, चौथे साल से आप इंटरेस्ट रेट को स्विच करके 8% दोगे। इसको बोला जाता है टीजर लोन रेट्स। तो बैंक्स ने ये कहा कि जो टीजर लोन रेट्स होते हैं ना, ये थोड़े से ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमारे लिए। तो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर कितना बैंक्स ने मतलब बैड लोन्स को मार्क किया था और कितना जो वापस आया था? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द फाइनेंस भगवत करड ने बताया था राज्यसभा को दिसंबर में कि जो राइट ऑफ्स किया गया था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के द्वारा लास्ट 5 सालों में, वो था ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ का। सिग्निफिकेंटली इसमें से ओनली 1.32 लाख करोड़ जो था वो रिकवर कर पाए थे, विच इज़ ऑलमोस्ट जो 13% के आसपास हैं। एक एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि जो NPA है फुली रिकॉग्नाइज हो जाता है एक पर्टिकुलर ईयर में, इवन द फास्टेस्ट ऑफ द लीगल प्रोसेसेस मे नॉट रिजॉल्व फॉर फुल रीपेमेंट। अब उन्होंने कहा था कि इनको रिकॉग्नाइज क्यों करना ज़रूरी है। देखो, बैंकिंग सिस्टम के अंदर ना गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को एक गुड व्यू चाहिए होता है, कैसे हेल्दी फाइनेंशियल सिस्टम काम करेगा।
और इंडिया जो है ना काफ़ी एग्रेसिव हो गया था इन तरह के लोन्स को बैड रिकॉग्नाइज करने में 2014 से 2015 के पीरियड के आसपास, जब नई गवर्नमेंट बन के आई थी एनडीए की। फिर रेगुलेटर जो थे उन्होंने इसमें कोशिश की कि इसमें एवरग्रीनिंग को प्रिवेंट किया जाए। एवरग्रीनिंग का मतलब क्या होता है ना कि किसी ने आपसे 100 करोड़ का लोन ले रखा था, वो इसको रीपे कर नहीं पा रहा, लेकिन वो दूसरे तरीके से दूसरे बैंक से भी कुछ लोन लेना चाहता है 400 करोड़ रुपए का, राइट। तो ताकि अब वो अपने आप से इस 400 करोड़ का लोन लेकर के पहले 100 करोड़ का चुकाएगा, फिर 300 करोड़ से नया बिजनेस करके कुछ करेगा। तो बेसिकली यही होता है। गवर्नमेंट ने कोशिश की थी, रेगुलेटर्स ने, कि एवरग्रीनिंग को रोका जाए, क्योंकि ये लोग फिर मल्टीपल लोन्स ले लेते हैं। तो क्या जब से एनपीएस को रिकॉग्नाइज किया गया तो उससे कुछ मदद हो पाई है क्या? तो इस पर भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं ना एनपीएस को, तो जो परसेंटेज होती है ग्रोस लोन की, वो इंक्रीज़ हुई थी 4.1% से 2014 में टू 11.46% इन मार्च 2018। तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी रही है फॉर रिकॉग्निशन, इसको एक्चुअली 4R स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा आपकी इकोनॉमी में। तो रिकॉग्निशन करो, उसका रेजोल्यूशन निकालो, उसका रिकैपिटलाइजेशन करो, रिफॉर्म करो एनपीएस का। तब से जो ये मतलब बैड लोन्स थे ना, ये ऑलमोस्ट 5.9% तक डिक्लाइन भी हुए हैं मार्च 2022 में। तो ये था आपका टॉपिक एनपीएस को लेकर के, बैड लोन्स को लेकर के। ये डेटा आप याद रख सकते हो, 10 लाख करोड़ में से 1.32 लाख करोड़ आए, यानी कि ऑलमोस्ट 13% रिकवर हो पाया है। एंड यूजिंग द 4R स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट 5.9% तक का हमारे को डेवलपमेंट देखने को मिला है। इंडियन इकोनॉमी के बैंकिंग में एनपीएस बैड लोन्स का टॉपिक है, ये मेंस में भी आता है और ये प्रीलिम्स में भी आता है। इस पर क्वेश्चंस बनते रहते हैं लगातार, और बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखो, और छोटा सा हमारे पास एडिटोरियल है यहाँ पर, व्हाट इज़ द न्यू डीलिमिटेशन एक्सरसाइज बाय द असम। इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल है, आप कई सालों तक यूज़ करोगे और देखते हैं जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तब क्या पता बीच में इसको रोक भी दिया जाए, बट एज ऑफ नाउ ये ऐसा ही है। GS2 के अंदर आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में डीलिमिटेशन कमीशन आता है। तो असम ने क्या किया है ना, असम के ना कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन्होंने उनको रीमर्ज कर दिया है। किसके साथ? जहाँ से उनको पहले कार्व आउट किया गया था, रिसेंटली किया गया था, जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया था कि वो डीलिमिटेशन करेंगे असेंबली का और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का। तो बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को वेलकम भी किया था, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने ये रेज़ किया था कि भाई साहब आप एक बात बताओ, आप लोग 2001 का सेंसस क्यों यूज़ कर रहे हो जब हमारे पास 2011 का सेंसस अवेलेबल है? तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। इन्होंने कहा कि हम लोग इसमें 2001 का सेंसस यूज़ करेंगे। तो लोगों ने ये कहा कि 2001 में जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी वहाँ पर कंपैरेटिवली कम थी, तो अगर आप इस चीज़ को कोशिश कर रहे हो कि मुस्लिम जो यहाँ पर पॉलिटिकली लेस उनकी रेलेवेंस हो जाए, ये सारा का सारा मुद्दा है। इसी टॉपिक को आपको समझने की कोशिश करना होगा। डीलिमिटेशन क्या होता है? देखो, हमारी जो स्टेट की असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह होती है ना, उनको डिवाइड किया जाता है कि वहाँ से कितने लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कोशिश ये की जाती है कि स्टेट के अंदर ना, मान लो अगर कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल अगर असम ही है ना, असम के अंदर अगर हमारे पास 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज बन जाती हैं, तो उस एरिया को ऐसे 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, छोटा छोटा में। तो कोशिश ये की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये सारे एरियाज जो है ना इक्वल हो जाएँ। ये काफ़ी टफ प्रोसेस होता है इसको कर पाना, पॉपुलेशन को डिवाइड कर पाना, क्या कुछ अवेलेबल है, ताकि यहाँ से इक्वल रिप्रेजेंटेशंस निकल सके। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर पार्टीज अपने जो विधायक वगैरह होते हैं उन सबको टिकट्स देती है। ऑलराइट, तो आइडियली हमेशा जब भी सेंसस होता है उसके बाद किया जाता है कि सेंसस के बाद पॉपुलेशन का काउंट मिल जाता है। इसको लेकर के हमारे पास डीलिमिटेशन कमीशन के एक्ट के प्रोविजंस होते हैं। तो 1952 में किया गया था, 62 में किया गया था, 72 में किया गया था रेगुलरली, बट इसको 1976 में सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उस समय पर फैमिली प्लानिंग के कुछ प्रोग्राम्स थे। लास्ट जो कमीशन सेटअप किया गया था ना 2002 में था, बट बिफोर इट्स एक्सरसाइज वॉज कम्प्लीटेड इन 2008। जो डिलिमिटेशन था ना, इसको 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए उसको डेफर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था स्पेशली कि वहाँ पर थोड़ा सिक्योरिटी का रिस्क था। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में काफ़ी कुछ इश्यूज चल रहे थे। अब हुआ क्या है ना, उन्होंने ये भी कहा था कि वो कह रहे थे कि यहाँ पर असम वगैरह में डीलिमिटेशन हम लोग तब करेंगे जब एनआरसी हो जाएगा, ताकि यहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला जाए। अब असम का एनआरसी को लेकर के कितना शोर हुआ था 2020 में, आप लोगों को पता ही होगा। मतलब 2020 के इन द वेरी बिगिनिंग 2019 जो था वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रही थी, क्योंकि 2019 में नई गवर्नमेंट आती है, फिर एक तो वो 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन होना, फिर राम मंदिर का जजमेंट आया था, फिर सडनली CAA आ जाता है, फिर कोविड आ जाता है। तो बैक टू बैक गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर बना हुआ था। फिर फार्म लॉज भी आए थे, तो सडनली गवर्नमेंट इतना कुछ लेके आ गई थी ना। अब जो पार्टीज हैं वो क्या कहना चाह रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना डीलिमिटेशन कमीशन बनाया था 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2020 में। तो ये जो एक्सरसाइज थी ना, ये काफ़ी इमिनेंट थी, क्योंकि सेक्शन 8A जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसको हम लोग रोपा लिखते हैं शॉर्ट में,
उसने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनिशिएट करेगा डिलिमिटेशन कमीशन को और यूज़ करेगा 2001 का सेंसस, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज रेज कर दी गई। प्रॉब्लम ही 2001 की बात की जा रही है। सेक्शन 8 क्या बोलता है, वो कहता है कि अलाउ करता है आप अपने रूल्स वगैरह चेंज कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए। तो उन्होंने कहा कि पॉइंट क्या है, अगर आपने असेंबली की सीट को इंक्रीज़ ही नहीं किया तो, क्योंकि अगर आप 2001 का सेंसस यूज़ करोगे तो आप असेंबली की सीट इंक्रीज़ कर ही नहीं पाओगे। और हमारा डिलिमिटेशन कमीशन का मोटिव यही था, नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज़ करो ताकि रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके हमारा, ना। तो उन्होंने कहा था कि आप 2011 का सेंसस जम्मू कश्मीर के लिए तो यूज़ कर रहे हो, बट वाई आर यू नॉट यूजिंग इट फॉर दी असम। अब गवर्नमेंट ने भी कहा कि देखो भाई एनआरसी का मुद्दा था 2002 में, 2008 का इशू था, वो भी रिप्रेजेंट कर दिया गया है। कुछ लोगों ने ये बोला था कि देखो भाई यहाँ पर जो मुस्लिम्स है ना, अभी इनकी सीट्स में मेजॉरिटी आ जाएगी अगर 2011 का सेंसस यूज़ किया गया तो दे आर ट्राइंग टू यूज़ 2001 सेंसस, जिसमें मुस्लिम्स की मेजॉरिटी को थोड़ा सा डिक्लाइन किया जा सके। असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि जो डिलिमिटेशन होगा ना, इससे कुछ सेफगार्ड्स मिल जाएंगे कि एनआरसी का और जो असम का अकॉर्ड था 1985 का, तो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बीजेपी और कुछ एनजीओज बिलीव करते हैं कि एनसीईआरटी का जो एनआरसी का जो ड्राफ्ट था ना, उसके अंदर बहुत सारे नॉन सिटीजन्स थे एंड उसमें 19.6 लाख के आसपास को निकाल दिया गया था आउट ऑफ 3.3 करोड़ एप्लीकेंट्स। टॉपिक में इतना ही था। आपके लिए एग्जाम्पल वाला पॉइंट जो है ना, वो यही याद रखना है कि कल को अगर आप गवर्नमेंट को, मतलब इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो टॉपिक आएगा ना, कभी आता रहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो ध्यान रखना कि गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असम के अंदर 2001 के सेंसस का यूज़ किया था। तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी कि गवर्नमेंट का नॉट बीइंग अपडेटेड और नॉट बीइंग पब्लिक का मैंडेट के साथ कंप्लाई कर रही है, नहीं कर रही है। कुछ एग्जांपल आपको मल्टीपल जगह इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट मेरा जो इंटेंशन था आपको ये बताना था, याद रखो कि गवर्नमेंट ने असम के डिलिमिटेशन में 2001 का सेंसस यूज़ किया, जबकि जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन बनाया गया था 2020 में, उसमें 2011 का सेंसस यूज़ किया गया था। तो बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग दिस एग्जाम्पल्स। अब हम लोग अपना डेली एथिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 2013 के सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था। आज हम लोग 2013 के सेक्शन ए का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 के ना 2 पार्ट्स थे, 2A था और 2B था। तो 2A में बात की गई थी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। तो 5 टर्म दिए गए हैं इंटू 3 मार्क्स ईच के, यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन था 250 वर्ड्स का। 5 टर्म कौन से? इंटीग्रिटी, परसेवरेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, कमिटमेंट एंड करेज ऑफ कन्विक्शन। अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 पेज मिलते हैं और 15 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आपको 3 पेज मिलते हैं। अब आप सोच करके देखो, आपके पास 5 टर्म्स है और आपके पास 3 पेजेस हैं, तो यानी कि आप एक पेज के रुको, ये बीच बीच में पेन क्यों रुक जाता है? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। तो 2 टर्म्स आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे, 2 टर्म्स यहाँ एक्सप्लेन करोगे, तीसरा टर्म आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे और इस बचे हुए स्पेस को आप क्रिएटिव तरीके से यूज़ करोगे। आई शो यू। अब आपको ये ध्यान रखना है कि उसने बहुत आगे पीछे का कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। वो सिंपल पूछ रहा है कि भाई साहब, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज टर्म्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। यानी कि वो आपसे ये डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, वो पब्लिक सर्विस के कंटेक्स्ट में पूछेगा। तो विल जस्ट एक्सप्लेन दिस टर्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस और इसका एक एग्जाम्पल देके आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी हाउ विल प्रोसीड। ध्यान रहे, इस तरह के क्वेश्चन में कोई इंट्रोडक्शन जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हालांकि हम लोग IBC का जो फॉर्मेट होता है वो यूज़ करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। यहाँ पर आपको बॉडी और कंक्लूजन पे जाना है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन अपने आप में वो टर्म्स खुद हो जाएंगी और सीक्वेंस वही रखना है हमेशा। अगर उसने जो भी सीक्वेंस दिया हुआ, हालांकि ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा एडिट किया गया था, जो मेन पेपर आया था उसमें ये ABCDE के हिसाब से लिखा गया था, 1 2 3 4 5 नहीं था। तो A में लिखा था इंटीग्रिटी। अब आपको ना ये उसने तो सिर्फ इंटीग्रिटी दे दिया है, आपको उसे याद दिलाना पड़ेगा भैया इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस मीन्स। तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, इन पब्लिक सर्विस, एंड ऑलवेज पुट दीज थिंग्स इन बॉक्स। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, इस चीज़ को आप कैपिटल में भी पुट कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले 2 को तो नॉर्मल तरीके से लिखा, फिर बाकी को मैंने कैपिटल में लिखना स्टार्ट किया, जस्ट टू रिमाइंड यू कि तरीका ये वाला ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अब देखोगे इसकी मतलब पर नज़र जाना और इसके ऊपर नज़र जाने में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो यूज़ दिस वन। इस तरह के टाइटल्स को हमेशा कैपिटल में लिखो और बॉक्स में पुटअप करो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस का क्या मतलब होता है। तो हैंड राइटिंग के लिए माफ़ कर देना, और क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। पुटिंग द ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक सर्विस अबव द पर्सनल इंटरेस्ट, ओके फाइन। फुलफिल द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबली, एक्ट प्रोफेशनली, बी डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट, public money and resources are used properly and efficiently, deal with the public and their affairs fairly, efficiently, promptly, effectively और sensitively। सिंपल है, कोई बहुत तगड़ा साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कोई नई डेफिनेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पुट सिंपल पॉइंट्स,
एंड सिंस ये पहला पॉइंट है ना, आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं 5 पॉइंट्स तक पहुँचूँ इसमें, ठीक है। कुछ ना कुछ बना के लिखना पड़ेगा 5 पॉइंट्स में, बनाने का मतलब ब्लफ नहीं करना है। फिर एग्जाम्पल दे दो सिंपल सा, पुलिस ऑफिसर जो इंश्योर करता है दैट जस्टिस इज सर्व्ड इवन इन द फेस ऑफ रेजिस्टेंस, दैट पर्सन इज इंटीग्रल इन द पब्लिक सर्विस। कोई बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं होता तो आप इस तरीके भी एग्जाम्पल दे सकते हो। देन सेकंड टर्म था हमारा परसेवरेंस इन पब्लिक सर्विस, तो परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी और डिले इन दी अचीविंग सक्सेस, ठीक है। मैंने परसेवरेंस को एक्सप्लेन कर दिया। इट मीन्स प्रैक्टिसिंग फॉर्टिट्यूड एंड स्टेइंग ट्रू टू आवरसेल्व्स इन एडवर्स टाइम्स, ओके फाइन। अंडरस्टैंडिंग दैट सम सॉल्यूशंस हैव हायर जेस्टेशन पीरियड्स, ओके फाइन। एग्जाम्पल दे दिया, ई श्रीधरन जो थे उन्होंने डिस्प्ले किया था परसेवरेंस वाइल कंप्लीटिंग द दिल्ली मेट्रो बिफोर स्टिपुलेटेड टाइम। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल था। अभी चाहो तो एग्जाम्पल अपना नोट डाउन भी करके रख सकते हो और ये फिर PDF को पढ़ लेना, वो भी एक तरीका होता है। थर्ड टर्म था हमारे पास स्पिरिट ऑफ सर्विस। इसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट्स दिए, इंश्योर रिस्पॉन्सिवनेस टू ऑल एंड पब्लिक वेलफेयर, कीप्स हाई मोरल ऑफ द सिविल एस्पिरेंट्स, motivates on daily basis to serve the masses and public interest. See, everything is turning around public service only. सारे पॉइंट्स पब्लिक सर्विस की तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं, कोई भी डाइवर्ट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए जब स्विफ्ट इंप्लीमेंटेशन होता है गवर्नमेंट स्कीम्स का, उसमें डिवोशन चाहिए होता है टू ड्यूटी एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस चाहिए होता है। अब देखो फोर्थ पॉइंट मेरे पास कमिटमेंट था, मेरे को 3 छोटे छोटे पॉइंट्स बताते, नीचे का स्पेस में था मेरे पास, बट आई विल नॉट यूज़ दिस स्पेस क्योंकि मेरे पास अभी 1 पॉइंट बचा है, मैं उसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊँगा। तो कमिटमेंट के अंदर डेडिकेशन एंड पैशन टुवर्ड्स समथिंग, ट्रांसफॉर्म्स प्रॉमिस्ड इनटू रियलिटी, मैनिफेस्ट ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सौभाग्य स्कीम टू इलेक्ट्रीफाई ऑल द हाउस होल्ड रिक्वायर मैसिव कमिटमेंट। अभी सौभाग्य स्कीम आप लोग जनरली अपने GS 1 to 3 में याद करते हो, GS 3 में याद करते हो, वहाँ से यहाँ पर एग्जाम्पल पुटअप कर दिया। फिफ्थ टर्म हमारा था करेज ऑफ कन्विक्शन, कन्विंस कर पाना किसको, तो इंश्योर करना कि एथिकल और लीगल डिसीजंस हैं दे आर मेकिंग इन द फेस ऑफ रेजिस्टेंस। फोर्टिट्यूड जो कि अपने आप में कार्डिनल वर्च्यू है बाय एक्विनास, ये भी याद रखना, फोर्टिट्यूड एक कार्डिनल वर्च्यू दिया गया था एक्विनास के द्वारा। तो गिव्स सिविल सर्वेंट द स्ट्रेंथ टू इंश्योर जस्टिस, जस्टिस मतलब फेयरनेस, इक्वालिटी। थर्ड, सेट राइट एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो। फोर्थ, करेज ऑफ कन्विक्शन मेक्स वन टू एडमिट हिज मिस्टेक्स एंड डिनाउंस अदर्स फॉल्स एक्शंस। एग्जाम्पल में पुलिस एक्शन टेकन अगेन दी पावरफुल क्रिमिनल्स। अब मेरे क्वेश्चन जो पूछा था ना उसने, वो यहाँ खत्म हो चुका है, बट आई रियलाइज़ कि मेरे पास टाइम भी बचा हुआ है क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसमें हम लोगों को एक्चुअल में अपना जो टाइम देना पड़ेगा वो अराउंड 9 मिनट्स का देना पड़ेगा, 9 से 10 मिनट्स का। तो आई रियलाइज़ कि ठीक है टाइम तो बचा हुआ है, लेट्स यूटिलाइज द स्पेस ऑल्सो। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाया A, B, C, D और E करके, इसमें जो कॉमन था उसको बीच में से डाक करके बोल दे कि ये जब इंटेग्रिटी, परसेवरेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, कमिटमेंट और करेज ऑफ कन्विक्शन मिलता है, देन इट बिकम्स द गुड गवर्नेंस। सडनली दिस इज समथिंग जो बहुत आई कैचिंग बन जाता है। दिस इज लाइक आई हैव समराइज ऑल द 5 पॉइंट्स इनटू 1। याद रखना है आपको ये। तो दिस वाज क्वेश्चन 2 का A पार्ट। क्वेश्चन 2 का B पार्ट भी था, वो था इंडिकेट 2 more एट्रीब्यूट्स विच यू कंसिडर इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक सर्विस एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये 10 नंबर का है। अब उसने कहा भाई 5 तो हमने पूछ लिए, तुम अपनी साइड से 2 नए बता दो और उसमें पब्लिक सर्विस को का कंटेक्स्ट को याद रखो एंड इसको जस्टिफाई करो। द मोमेंट ही से जस्टिफाई योर आंसर इट मीन्स ही इज आस्किंग फॉर एग्जाम्पल्स। जस्टिफाई योर आंसर, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल पूछता है। अभी 10 नंबर का तो मेरे को 2 पेज दे रहा है 100 वर्ड्स के अंदर, तो 2 पेज दे रहा है और मुझे 2 एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक पेज के ऊपर एक एट्रीब्यूट आ जाए। इन माई व्यू तो मैंने सिंपल बोला। अब देखो मैंने इस एक पेज में 2 एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए, लेकिन थर्ड जो नेक्स्ट पेज होगा ना उसमें मैं एक तरीके से फिर इसमें कुछ ऐड करूँगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या किया गया यहाँ पर। तो मैंने लिखा कि ठीक है, इन माई व्यू 2 more एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक सर्विस आर, नंबर 1 कंसाइंस ऑफ द इनर वॉइस। क्या फ़ायदा मिलता है, अभी देखो एक नया तरीका निकाल लिया सडनली, मुझे लगा कि 1 2 3 4 क्यों लिखूँ मैं, जब मैंने यहाँ 1 लिख दिया, फिर ABCD में दिमाग लगाने की जगह एरोज बना दिए। एरोज भी कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 करके, वो आपकी चॉइस है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब आप बना सकते हो। मुझे उस टाइम जब मैं आप लोगों के लिए लिख रहा था मुझे लगा कि ऐसे बना देना चाहिए, तो ये भी एक नया तरीका है। इट हेल्प्स इन मेकिंग एथिकल राइट डिसीजंस, helps in resolving the conflict of interest, helps one to push one extra mile to serve even while the last person standing in the last row. It brings clarity to self and trustworthiness among the staff and public. Second, मैंने जो अब देखो आप लोग, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया है, ऑलराइट, क्योंकि मैं एग्जाम्पल को लास्ट पे दूंगा, एक बड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा, इसमें दोनों चीज़ें कवर कर लूँगा मैं, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। याद रहेगा आप लोगों को जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमारा एथिक्स का, जहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ और एथिक्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, वहाँ पर मैंने बताया था कि डेफिनेशन दोनों की अगर आप दे रहे हो ना तो ज़रूरी नहीं है पहले इसकी डेफिनेशन दे दो फिर इसकी दे दो, फिर दोनों का एक कंबाइंड एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से।
तो हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंस एक मिक्स होता है एथिकल कॉम्पिटेंस का और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का. इट इज़ अ मस्ट टू इंश्योर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विस. इट विल बिल्ड पब्लिक डिपार्टमेंट कोलैबोरेशंस, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी विच हेल्प्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिसीज ऑफ चेंज. फिर पब्लिक सर्विस इज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म गेन्स. ये याद रखो, पब्लिक सर्विस इज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म गेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज. लॉन्ग टर्म जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सस्टेनेबिलिटी विच आर इंश्योर्ड ओनली विद द हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंस. अब आप लोगों को लग रहा होगा यार ये इतने सारे सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे यार, हमें तो पता ही नहीं ये सब चीज़ें. कुछ भी नहीं, जो भी आपका एथिक्स का सिलेबस की बुक है ना उसको पढ़ते रहो लगातार. एवरी डे स्पेंड 15 मिनट्स, कीप रीडिंग दैट टिल द टाइम यू राइट योर मेंस एग्जाम. ये पॉइंट्स अपने आप याद होने स्टार्ट हो जाते हैं. हर दिन 1 या 2 प्रीवियस क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व हुआ उसको पढ़ते चलो, या फिर ये वीडियो देखते चलो. अब इन क्वेश्चंस को अपने हिसाब से सॉल्व करते चलो, एग्जाम्पल्स नोट डाउन करते चलो. कहीं और से आप प्रैक्टिस करो. जस्ट कीप रीडिंग, याद मत करो, कीप रीडिंग. ये पॉइंट्स अपने आप दिमाग के अंदर रजिस्टर होने स्टार्ट हो जाएंगे. रिपीट करना स्टार्ट कर दो. बुक एक बार कंप्लीट होगी 10 दिन के अंदर, फिर दोबारा स्टार्ट कर दो उसको रीड करना, अपने आप रजिस्टर हो जाएगा. ये एफर्ट मत करो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर. इफ़ यू मेंटेन दी कंसिस्टेंसी ना, एफर्टलेस हो जाएगा आपके लिए. फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और डायग्राम बना दिया कि प्रोफेशनल सर्विस, एथिकल सर्विस मिला करके बनता है हॉलिस्टिक, यानी कि बोथ प्रोसीजर्स एंड कंसाइंस आर फॉलोड. एग्जाम्पल भी दे दिया. एक पब्लिक सर्वेंट शेल लिसन टू हिज कंसाइंस एंड इंश्योर हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंस वाइल इम्प्लीमेंटिंग अ पॉलिसी लाइक फ्री हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर टू इंश्योर दैट द रियल बेनिफिशरीज गेट द बेनिफिट्स एंड पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट. कीवर्ड था, हाईलाइट भी कर दिया. रिमेंबर टू पुट थिंग्स इन बॉक्सेस. एग्जाम्पल को बॉक्स में रखो, कुछ चीज़ें इनको बॉक्स में रखो, सब हेडिंग्स को है ना कैपिटल में लिखना स्टार्ट करो, ताकि देखो क्वेश्चन में अगर मैं ये सब रेड कलर से एनोटेशन हटाता हूँ, यू सी सडनली पेज के ऊपर आपको 2 ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कंसाइंस ऑफ इनर वॉइस और हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंस. और ये बहुत ज़रूरी है इस तरीके से आपको पेपर पे लिखना कि वो अलग से डिविजिबल हो जाए. मिक्स मत करो कि उसको एग्जामिनर को एफर्ट मत डालने दो, वो ढूंढे कहाँ लिखा हुआ है, 1 कहाँ लिखा है, डेफिनेशन कहाँ है, इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ है. उसके लिए चीज़ों को इतना आसान कर दो कि बस वो कंफर्टेबली बैठ के आपके पेपर को चेक करे. तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 2. अब आपके लिए जो हमारा नेक्स्ट डे का क्वेश्चन है वो है 3rd क्वेश्चन होने वाला है. इसको हम लोग नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे कल, यानी कि सम पीपल फील दैट वैल्यूज कीप चेंजिंग विद टाइम एंड सिचुएशन while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. Give your perception in this regard with due justification. 10 नंबर का यानी कि 2 पेजेस का है, 150 वर्ड्स का है. अब देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, जैसे कि ये जो क्वेश्चन था ना ये 10 नंबर का था और ये 100 वर्ड्स में था, बट आपको उसके लिए 2 पेज दिए गए थे. तो आप लोग बहुत ज़्यादा वर्ड के चक्करों में मत फंसना. मेंस में ऐसे में आपको मेंस मतलब GS 1 2 3 4 में मेंस वर्ड्स के चक्करों में मत फंसना. पेजेस को ज़्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि 2 पेज में आप कंटेंट कवर करोगे तो वर्ड अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे. वर्ड्स का ध्यान रखना आप अपने ऐसे वाले पेपर के अंदर, वहाँ वर्ड लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ आपको 11.5 पेज मिलते हैं, स्पेस मिलता है. उसमें आप लोग किस तरीके से 1100 से 1200 के आसपास तक का वर्ड को एडजस्ट करोगे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है. और GS 1 2 3 के अंदर आपको वर्ड लिमिट की प्रॉब्लम नहीं आती है, GS 4 में ज़्यादा आती है. तो कल का क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है. आप लोग जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में उसको खुद भी लिखने की कोशिश करो. एंड थैंक यू वेरी मच. टाटा बाय बाय.